अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। सैकड़ों लोगों ने ईरान के खिलाफ हमलों की मजम्मत की। शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का नया गवर्नर बना दिया गया। मौजूदा गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र की मिली जिम्मेदारी। रियासत की तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, तालीम पर बजट का 20% खर्च करें। SIO तेलंगाना ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से किए मुतालबात। फिजाइया के सुबुई तैयार हादसे में दोनों पायलट हलाक, फौज ने कर दी तस्दीक। सोगवार खानदान से किया इजहार ताज़ियत। 8वां मरकजी तनख्वाह कमीशन, मोदी हुकूमत ने 30 अप्रैल तक तमाम मुतालिका फरीकों से तलब की तजावीज़। अमेरिका और इसराइल के 72 घंटों में ईरान के 200 अहदाफ पर हमले, 30 से ज़्यादा बहरी जहाज़ डुबोने का दावा। अमवात की तादाद 1200 से भी बढ़ गई। और ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ, इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर आज भी किए गए मिसाइल हमले। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तारीखी मक्का मस्जिद हैदराबाद के रूबरू जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। बाद नमाज जुम्मा सैकड़ों लोग जमा हुए और ईरान के खिलाफ हमलों की सख्त मजम्मत की गई। आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के खिलाफ भी आवाज़ें बुलंद की गई। कांग्रेस लीडर राशिद खान और दीगर ने इस एहतजाज में न सिर्फ शिरकत की बल्कि मीडिया से बातचीत भी की। मुख्तलिफ जमातों और मसलकों से ताल्लुक़ रखने वालों ने एहतजाज में बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। हमारे नुमाइंदों शेख निज़ामुद्दीन लईख और इस्माइल ज़बीउल्लाह ने चंद कायदीन से इस मौके पर बातचीत की और उनके तासुरात जानने की कोशिश की। हम यहाँ मक्का मस्जिद हैदराबाद की सरजमीन से तमाम मुसलमानों की जानिब से ईरानियों को और तमाम दुनिया के मुसलमानों को, ख़ास तौर पर अहले फ़लस्तीन को इस गम पर हम ताज़ियत पेश करते हैं, तस्लियत पेश करते हैं। और उम्मत इस्लामिया को इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं, ऐसे हुक्मरां हैं जो अपनी जान देकर उम्मत की हिफाजत करते हैं। वरना दुनिया में ऐसे हुक्मरां हैं जो अपने आप को बचा लेते हैं, मुल्क और मिल्लत को दांव पे लगा देते हैं। पूरा मुल्क जल जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी कौम मर जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज पूरा इसराइल जल रहा है, पूरा इसराइल तबाह हो रहा है, लेकिन वहाँ के हुक्मरां ऐश कर रहे हैं। आज हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने क़ातिलों को अपना मुहाफ़िज़ समझा, हमने क़ातिलों पे भरोसा किया, जिसकी वजह से आज हमारे ममालिक पर जो कुछ भी मुसीबतें परेशानियाँ आ रही हैं, इन लोगों की वजह से आ रही हैं कि जो लोग क़ातिल थे मगर हमारी हिफाजत का ढोंग रचा रहे थे, आज वो लोग भाग गए, आज वो लोग फ़रार कर गए। तो लिहाजा हम यहाँ से ये पैगाम देते हैं मिल्लत इस्लामिया को कि आप लोग मुत्तहिद रहें और सब के सब एक होकर इन दुश्मनों का मुकाबला करें। तुम्हारे दोस्त यहूद व नसारा नहीं हो सकते। ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, में उन्होंने कह दिया था कि ईमान के सच्चे हैं। मुझे याद आ रही है वो हदीस सही बुखारी की, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी के कंधे पर रखकर कहा हाथ कि जब बात आती है इल्म की, जब बात आती है ईमान की, जब बात आती है सितारों की, तो आसमान के बुलंदियों पर भी जाके फारस के बच्चे वो भी हासिल करते हैं। आज वही देखने को मिल रहा है आपको। अरे हम मुकाबला कर रहे हैं यहूद नसारा से, हम मुकाबला कर रहे हैं उनके टैंक से, उनके मिसाइल से। हम डरने वालों में से नहीं है। और तुम कोशिश करते तो कर लो। मैं ईरान के खरीब कोई आ नहीं सकता, ईरान के तख्त को कोई हिला नहीं सकता, तो अल्लाह की नज़र ईरान के तख्त पे है। US का क्या मंसूबा था कि ईरान का तख्त उलट पुलट करना, एक दरार भी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अल्लाह की नज़र वो तख्त पे है, वो कौम पे है। ऐ यहूद नसारा, तूने कौन से कौम के साथ मुकाबला कर रहे हो तुम लोग? ये जान लो, ये जवान मर्द है जो जामे शहादत नोश करने के लिए सदा तैयार रहते। आज हम सब यहाँ पर क्यों जमे हुए? हम एक पैगाम भेज रहे हैं यहूद नसारा के कि तू आजमा ले तेरा मिसाइल, तू आजमा ले तेरी ताकत, तू आजमा ले जोर। हम कलमे के बुनियाद पे आगे बढ़ेंगे। आज बाद नमाज जुमा शहर हैदराबाद और कुछ अजला के इलाक़ों में इसराइल और अमेरिका
की बर्बरियत और शैतानियत के ख़िलाफ़ फ्लैश प्रोटेस्ट किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों ने मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़याम ये दो मुक़ामात पर शदीद एहतजाज किया। दरअसल आज बहरहाल बड़े दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान जो गैर जानिबदार नॉन अलायंस मूवमेंट का कभी लीडर हुआ करता था, वो हिंदुस्तान जिसने जमहूरियत और सियासी क़दरों को बढ़ाने में दुनिया में अपना एक मकाम पैदा किया था, आज उस हिंदुस्तान की ख़ारजा पॉलिसी, आज उस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म आरएसएस के जो नज़रियात हैं वो नज़रियात के मुताबिक ख़ारजा पॉलिसी को चला रहे हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि हम इंसानियत को भूल कर अपनी आइडियालॉजी को बहरहाल इसराइल के साथ जोड़ कर समझिए कि चल रहे हैं। इसराइल, एक बात याद रखिए, सहूनी मुल्क है, जालिम मुल्क है, और उस वक्त और ज़्यादा अफसोस हुआ कि गज़ा में 2 साल मासूम बच्चों को, औरतों को, स्कूलों को और फिर हस्पतालों को जाज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल बाग़याम की शाही मस्जिद और मक्का मस्जिद का एहतजाज कामयाब रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के दूसरे ओहदेदार हाथों में से बैनर खींच रहे हैं, हाथों में से प्ले कार्ड्स खींच रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, नारे लगाने नहीं दे रहे हैं, गली में ढकल देने की कोशिश कर रहे हैं और डराया धमकाया जा रहा है। तो ये रवैया नाकाबिल क़बूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और ये समझिए कि कांग्रेस की हुकूमत, जबकि कांग्रेस के रेजोल्यूशन और कांग्रेस पूरी इस इशू के साथ है, और अगर यहाँ की पुलिस समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के रियासत बरसर इक़्तिदार रियासतों की पुलिस के जैसा एक्ट करे तो फिर चीफ़ मिनिस्टर को सोचना चाहिए। वैसे चीफ़ मिनिस्टर हर कदम पर कहीं ना कहीं ठोकर खा रहे हैं, कहीं ना कहीं समझिए कि साहब कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीक़ा नहीं है, और सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बल्कि सेकुलरिज़म के लिए आपको हॉट कॉर्नर बनना पड़ेगा। सदर जमहूरिया ने मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नरों की तकर्री और तबादलों से मुतालिक अहम अहकामात जारी कर दिए हैं। इन अहकामात के मुताबिक शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का अब नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। तेलंगाना के मौजूदा गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। इस सिलसिले में जुमेरात की शब बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी अपना दौरा दिल्ली मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद पहुंच गए। दिल्ली में कांग्रेस की आला क़यादत के साथ राज्यसभा उम्मीदवारों के इंतखाब के हवाले से मुशावरत के बाद वो शहर वापस हुए। उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस की आला क़यादत के साथ साथ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी तफसीली मुलाकात की और तेलंगाना के लिए इजाफी IPS कैडर अलॉट करने की दरख्वास्त की गई। हैदराबाद वापसी पर एयरपोर्ट से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बराह रास्त डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए, जहाँ दोनों तेलुगु रियासतों की कई अहम और सियासी शख्सियात भी मौजूद थीं। हैदराबाद पुलिस की जानिब से तारीखी चौमहला पैलेस में इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद अवैसी, वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सज्जनार के अलावा सैकड़ों आम लोगों ने भी इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की। पहले जो डिवीजन्स DCP साउथ, DCP नॉर्थ, DCP सेंट्रल, DCP वेस्ट और साउथ वेस्ट के नाम से मशहूर थे, उनको अब DCP चार मीनार, DCP सिकंदराबाद, DCP खैरताबाद, DCP जुबली हिल्स, DCP गोलकोंडा के नाम दिए गए हैं। हाल में शहर की तारीख और जोग्राफिया से जुड़े हुए इन नामों के ज़रिए हमने एक मानी में हैदराबाद की असली रूह को उसके पुलिसिंग निज़ाम में वापस लाने की कोशिश की है। आप सबकी मदद से हमने मोतियान की शहर हैदराबाद के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। रमज़ान के महीने में हैदराबाद हर तरफ खुशियों से भर जाता है। ये शहर गंगा जमुनी तहज़ीब का बेहतरीन नमूना है। मोहब्बत, हमदर्दी और खुलूस हमारी पहचान है। दुआ है
उसकी हैदराबाद हमेशा हंसता खेलता फलता फूलता रहे। आमीन। तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को माही रमज़ान की दिल से मुबारक देता हूँ। रमज़ान का महीना हमें सब्र, सेल्फ डिसिप्लिन और ज़रूरतमंद लोगों के मदद करने के लिए तालीम देते हैं। यह महीने हमें इंसानियत और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और कंपैशन का भी याद दिलाते हैं। दोस्तों, हैदराबाद एक बड़ा वाइब्रेंट सिटी है। इस शहर में पीस और सेफ्टी मेंटेन करने का हैदराबाद सिटी पुलिस के सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ 24/7 ड्यूटी पर रहते हैं ताकि हर सिटीजन खुद की सेफ महसूस करे। रमज़ान की दौरे भी हैदराबाद पुलिस पूरी कमिटमेंट के साथ फील्ड में काम कर रही है। मस्जिद, बाज़ारों और इफ्तार के वक्त लोगों के सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन पीस और लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पब्लिक का कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना ने रियासत की तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बजट सेशन से अनकबल अपनी तजावीज़ पर मबनी डॉक्यूमेंट जारी किया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वह तालीम पर बजट का 20% हिस्सा मुख्तस करे। इस अहम दस्तावेज़ में तलबा, तालीम और रोज़गार से मुताल्लिक़ अहम तजावीज़ का हवाला दिया गया। इस दस्तावेज़ में तेलंगाना की तालीमी सूरत हाल पर भी बहस की गई। मेयार तालीम से मुताल्लिक़ रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि तेलंगाना में प्राइमरी सतह पर दाखिलों का फ़ीसद तशफ़ी बख्श है, लेकिन मेयार तालीम की सूरत हाल इंतहाई फ़िक्रमंदी का बास है। SIO ने तालीम के बजट के एक अहम मसले को उजागर किया और आदाद शुमार पेश किए कि तालीम के बजट का 80% हिस्सा महज तनख्वाहों पर ही खर्च किया जा रहा है। इससे अंदाज़ा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की ट्रेनिंग और मेयार तालीम के बुलंद करने के ज़िम्मन में हुकूमत को फ़िक्र नहीं। SIO ने मुतालबा किया कि टीचर्स की ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुनासिब बजट मुख्तस किया जाए। मोहम्मद फराज अहमद, रियासती सदर SIO ने कहा कि KG ता PG मुफ्त तालीम हर शहरी का बुनियादी हक़ है, लेकिन हैरत की बात है कि तेलंगाना में अभी तक इस पर सही अमलावरी नहीं हो सकी। रिपोर्ट हमको मिलती है, उसमें मालूम होता है कि जो 3rd और 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 18% ऐसे स्टूडेंट है जो 2nd क्लास का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, और उससे आगे बढ़ते हुए 6th और 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2nd क्लास का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये तेलंगाना की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ज़ाहिर करता है। तो हमारी हुकूमत से सबसे पहले ये डिमांड है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के सिलसिले में हुकूमत बजट का 20% हिस्सा एजुकेशन पर ख़र्च करे। फिर दूसरी हमारी ये डिमांड है कि जब हम बजट के एजुकेशन के बजट को हम देखते हैं तो उसका जब एनालिसिस करते हैं तो मालूम होता है कि 80% ऑफ द बजट सिर्फ सैलरीज़ पर जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बड़ा फिगर है जो सिर्फ सैलरीज़ पर जा रहा है। तो लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, टीचर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब है। तो हमारी दूसरी ये डिमांड है कि हुकूमत जहाँ पर सैलरीज़ की अपनी अहमियत है वहीं पर उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट, उतना ही बजट वो टीचर्स ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए वो ख़र्च करे। फिर तीसरा एक अहम मसला ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो तकरीबन 16 साल से तेलंगाना में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो क्लॉज है 12 क्लॉज 1 और C, तो उसमें ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है हैदराबाद चिल्ड्रंस पार्लियामेंट के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस के तहत 450 बच्चों का इंतखाब करते हुए इनकी आवाज़ और नुमाइंदगी को पहुँचाने का मनसूबा तैयार किया गया है। बशीरबाग प्रेस क्लब पर मुनक़िदा प्रेस मीट में इस हवाले से तमाम दर तफसीलात से आगाह किया गया। టోటల్గా ఉద్యమ కళాకారుల సంఘం కళాకారులందరికీ కూడా కళాభివందనాలు తెలియపరుస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సోషల్ మీడియా వాళ్ళకు, మనకు మద్దతు ఇవ్వడానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలకు కూడా కళాభివందనాలు తెలియపరుస్తున్నారు. అన్న దయచేసి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాం తోని మనకు ఉద్యోగాలు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ప్రతిసారి మీటింగ్లకు రావాలంటే 2015 నుండి తిరుగుతూనే ఉన్నాం, చేస్తున్నామన్నా. ఓపిక నశించిపోయింది. దయచేసి మీరు ఏమనుకోవద్దు, మా బాధ అంతా మీకు చెప్పుకుంటున్నాం. స్పెషల్గా రామలింగన్న కూడా కళాభివందనాలు. అయితే దీని తర్వాత ఉద్యోగాలు ఎట్లా వస్తాయి, ఏం కథ అనేది మీ నిర్ణయం అన్నా. ఈ మీటింగ్ ద్వారా మనకు ఉద్యోగాలు ఉన్నట్టు కొడుతుంది నాకంటే.
కాబట్టి దయచేసి మీరు కూడా ఉద్యోగాలు తొందరగా ఇప్పిస్తే మీరు ఇప్పించి మర్చిపోతారు. మేము మిమ్మల్ని మా గుండెలో పెట్టుకొని యాద్ చేసుకొని మేమైతే బతుకుతామన్నా. మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి విచ్చేసినటువంటి అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. దిగివచ్చి రమ్మో దిగివచ్చి రమ్మో. ఈ ప్రభుత్వము రాకముందు మీరు రేవంత్ రెడ్డి కూడా మీరు ముఖ్యమంత్రిని కూడా కలిసిన అవకాశము, మరి మేనిఫెస్టోలో కూడా మీ కళాకారులకు 1000 ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నానని ఆయన ప్రకటించడం కూడా జరిగింది. ఖచ్చితంగా మీ ఉద్యోగాల పోరాటంలో మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చేంత వరకు కూడా మీ ఎమ్మట నేను ఉంటానని ఒక తండ్రిలాగా మరి ఒక దేవుడిలాగా మనని గట్టిగా భరోసా ఇచ్చిన వ్యక్తి మరి కృష్ణ. నేను గట్టిగా నమ్ముతా ఉన్నాను, ఎందుకంటే మనం చేసిన కార్యక్రమాలు చాలా అయిపోయినాయి. కళాకారుల బతుకులలో కృష్ణన్న హిమ్మతి అసైదుల హారతి आसाम में जुमेरात फ़िज़ाइया का सुकोई 30 लड़ाका तैयारा हादसे का शिकार हो गया। जुमे के सुबह हादसे की तस्दीक कर दी गई। फ़िज़ाइया के तर्जुमान ने कहा कि हादसा जोरहाट से 60 किलोमीटर दूर पेश आया। फ़िज़ाइया बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुकी है, ताहम जुमे की सुबह बाकायदा हादसे की तस्दीक की गई। और फ़िज़ाइया के तर्जुमान ने कहा कि दोनों पायलट स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रवेश दुर्गागर हादसे में हलाक हो गए हैं। तर्जुमान ने भी कहा कि फ़िज़ाइया दुख और परेशानी की इस नाजुक घड़ी में सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत और अपनी जानिब से हमदर्दी का इजहार करती है। 8वीं मरकज़ी तनख्वाह कमीशन ने सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन से तजावीज़ और नुमाइंदगी तलब की और कहा कि तमाम तजावीज़ 30 अप्रैल तक जमा कराई जाएँ। सरकारी बयान के मुताबिक कमीशन ने इस मकसद के लिए अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन एक फ़ॉर्मेट भी फराहम किया, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ तंजीमें और अफराद अपनी राय पेश कर सकते हैं। कमीशन ने कहा कि सरकारी खिदमात में काम करने वाले मुलाजमीन, पेंशनर्स की तंजीमें, मुलाजमीन की यूनियनें, मुख्तलिफ इदारे और इनफरादी तौर पर मुलाजमीन या पेंशनर भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। इस मकसद के लिए मेमोरेंडम या नुमाइंदगी जमा कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्मेट तैयार है, ताकि तमाम तजावीज़ मुनज़्ज़म अंदाज से उसूल की जा सकें। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये फॉर्मेट माई गो पोर्टल पर भी दस्तियाब है। हुकाम ने वाज़ेह किया कि तजावीज़ जमा कराने के लिए सिर्फ इसी ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करें। मुल्क भर में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा मरकज़ी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स 8वीं तनख्वाह कमीशन के निफाज से मुताल्लिक़ इशारों का इंतज़ार कर रहे हैं। इस कमीशन की सिफारिशात से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में मुमकिन इजाफ़े की तवक्कुआत भी की जा रही हैं। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान को रूस से खाम तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की आर्जी छूट दिए जाने पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इस बात की अलामत है कि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हिंदुस्तान कहां से तेल खरीद सकता है, कहां से नहीं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दी और उसके लिए 30 दिन की छूट दी। पार्टी ने इस सिलसिले में अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें फैसले की इत्तला दी गई थी। कांग्रेस ने इसे भी शेयर किया है और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में हुकूमत ने मुल्क को ऐसी सूरत हाल में पहुँचा दिया जहाँ अब अमेरिका हिंदुस्तान के लिए फ़ैसला करने लगा है। और इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सवाल किया कि अमेरिका कौन होता है इजाज़त देने वाला? क्या हमारा मुल्क हिंदुस्तान खुद मुख्तार मुल्क नहीं है कि अपने तौर पर फैसले करे? आइए देखते हैं उनका ये अहम बयान। नहीं, अमेरिका को तो ट्रेड डील पर खुश होना ही है, उसमें क्या बड़ी बात है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ट्रेड डील के अनुसार, ट्रेड डील के मुताबिक हम आयात कर घटा रहे हैं और अमेरिका आयात कर बढ़ा रही है। ट्रेड डील 6 तारीख फरवरी को जो समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में, उसी कुछ ही दिन बाद 125% यानी 126% ड्यूटी लगाई है सोलर मॉड्यूल पर। ये तो ट्रेड डील के बिल्कुल विरोध में है। पर ट्रेड डील में जब हमने वादा किया है अमेरिका को कि हम कृषि के क्षेत्र में आयात कर हटाएंगे या घटाएंगे, तो वास्तविक है कि अमेरिका खुश होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रूस के तेल के बारे में जो बयान आया है अमेरिका की ओर से, ट्रेजरी सेक्रेटरी से, बहुत आपत्तिजनक है। कहां से हम तेल खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितने मात्रा में हम खरीदेंगे, ये सब हमारी सरकार का निर्णय है, सॉवरेनिटी है का इशू है। अमेरिका कौन होता है?
हमें सर्टिफिकेट देगा 30 दिन के लिए आप खरीद सकते हैं, 30 दिन के बाद आप नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे, आपको अनुमति नहीं है। क्या ठेकेदारी अमेरिका ने लिया है? हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हमारे विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? हमारे तेल मंत्री क्यों चुप हैं? भाई ये तो आक्रमण है, हमारे सॉवरेनिटी पर एक आक्रमण है। अमेरिका के एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि हम अनुमति दे रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं भारत को कि आप रूस से 30 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं। क्या बड़ी बात है। ये 1971 में यही भाषा निक्सन और किसिंजर ने अपनाया था और इंदिरा गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया 1971 में। उन्होंने कहा जो कुछ आपको करना है कीजिए, जो कुछ आपको कहना है कहिए, पर जो भारत के हित में है। और अब बढ़ते हैं चंद अहम आलमी खबरों की जानिब। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि पिछले 72 घंटों में तकरीबन 200 ईरानी अहदाफ पर हमले किए गए। B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। अमेरिका ने दावे किए कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आ गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब तक 30 से ज़्यादा ईरानी बहरी जहाज़ों को डुबोया गया है। ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत को तबाह करने पर तवज्जो देंगे। दावा किया गया कि ये कार्रवाइयाँ ईरान की फौजी दिफाई सलाहियत को महदूद करने के लिए हैं ताकि मुस्तक़बिल में मुमकिन खतरात को कम किया जा सके। इसराइली दिफाई फौज ने भी कहा कि वो ईरान से इसराइल की जानिब दागे गए नए मिसाइलों को रोकने के लिए कोशां हैं। इस दौरान इत्तला है कि इसराइल के अब तक के हमलों में ईरान में हलाकतों की तादाद अब 1200 से भी बढ़ चुकी है। और उधर ईरान ने जवाबी हमले करते हुए न सिर्फ इसराइल बल्कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर मुसलसल मिसाइल हमले किए हैं। फौरी तौर पर जानी नुकसानात की तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर नहीं की गई है। ईरान इसराइल जंग के बीच तल अवीव पर मिसाइलों के झुंड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके हवाले से कहा गया कि नाबलुस यानी मकबूजा मगरबी किनारे के ऊपर से ईरानी मिसाइल तल अवीव की जानिब जाते दिखाई दिए गए। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की नई लहर भेजी, जिससे तल अवीव, यरूशलेम और वस्ती इसराइल में सायरन बजे और लोग महफूज पनागाहों में जाने पर मजबूर हो गए। इत्तला है कि इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ज़्यादातर मिसाइलों को रोका है, लेकिन कुछ मिसाइल के गिरने से तल अवीव के इलाकों में नुकसानात की भी इत्तलात मिल रही हैं। उधर दूसरी जानिब कुवैत, इराक़, UAE पर ईरानी हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता के मालिक ने कहा है कि ईरान ने अपनी हदूद को अबूर कर लिया है। ईरानी हमलों की वजह से दुबई, क़तर, कुवैत और दीगर ममालिक में परवाज़ों का निज़ाम भी मुतासर होकर रह गया है। चंद महदूद फ़्लाइट्स को बहाल किया गया ताकि एयरपोर्टों पर फंसे अफराद को उनके मुताल्लिक़ा मुकामात तक पहुँचाया जा सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में इस वक्त अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज भेजना वक्त का ज़िया है और ये कोई ऐसा इक़दाम नहीं जिस पर वो फ़िलहाल गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्त का ज़ाय करना होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने सब कुछ खो दिया, अपनी बहरिया खोई, जो कुछ खो सकते थे वो सब खोया गया। ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के उस बयान को भी बेकार तबसरा करार देने की कोशिश की जिसमें कहा गया कि ईरान अमेरिकी या इसराइली ज़मीनी हमले के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की मौजूदा क़यादत का सफाया चाहते हैं, उनके पास चाहते हैं कि एक अच्छा लीडर हो। हमारे पास कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने रज़ा शाह पहलवी या किसी और लीडर का ख़ास तौर पर नाम नहीं लिया। The way you counted, but 47 years of horror with this group. And, when you see somebody walking down the street without their legs, without the arms, whose face is so badly affected and hurt, it mostly came from 95% Soleimani and Iran. And we, other presidents, lived with it. I didn't live with it. And so our people are doing a great job. Again, the greatest military anyone's seen. Thank you. Thank you very much. And yesterday, my administration announced decisive action to help keep down the oil prices, including offering political risk insurance for tankers transiting into the Gulf. As you know, pretty dangerous territory. Further action to reduce pressure on oil is imminent, and the oil seems to have pretty much stabilized. We had it very low, but I had to take this little detour if it's okay with everybody. Scott, it's okay with you? Scott's the one who has to put up with it. He said, you have to do this now? I said, I have to do it, Scott, right? But it's been very strong, and everybody, including Scott, everybody feels
We had really no choice. They were going to hit us if we didn't hit them because they're crazy. And in the long term, the actions we're taking will dramatically increase the stability of the region and oil prices and stock markets and everything else. You know, we set the all-time record in history with the Dow going to 50,000. So Dow was at 50,000. It was supposed to be maybe, if we were lucky, within by the end of my presidency in 4 years. And we did it in my first year. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। सैकड़ों लोगों ने ईरान के खिलाफ हमलों की मजम्मत की। शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का नया गवर्नर बना दिया गया। मौजूदा गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र की मिली जिम्मेदारी। रियासत की तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, तालीम पर बजट का 20% खर्च करें। SIO तेलंगाना ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से किए मुतालबात। फिजाइया के सुबुई तैयार हादसे में दोनों पायलट हलाक, फौज ने कर दी तस्दीक। सोगवार खानदान से किया इजहार ताज़ियत। 8वां मरकजी तनख्वाह कमीशन, मोदी हुकूमत ने 30 अप्रैल तक तमाम मुतालिका फरीकों से तलब की तजावीज़। अमेरिका और इसराइल के 72 घंटों में ईरान के 200 अहदाफ पर हमले, 30 से ज़्यादा बहरी जहाज़ डुबोने का दावा। अमवात की तादाद 1200 से भी बढ़ गई। और ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ, इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर आज भी किए गए मिसाइल हमले। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।